नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र मौर्य बायोकेमिस्ट्री में। उम्मीद है कि आप सभी लोग पहले के जैसे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। जैसा कि आपको अगले ही लेक्चर्स में यानी इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया गया था कि आने वाले लेक्चर्स में हम सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो हमें हर एक चीज़ को जानना होता है। जैसे कि फार्मूला होता है, सबसे पहले मुझे फार्मूला ही जानना होता है। तो वो फार्मूला होता है H2SO4। तो बनाने से पहले या इसके बारे में जानना है तो इसे जो प्राचीन में कहा जाता था, इसे कहा जाता था ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल क्या कहा जाता था? ऑयल ऑफ विट्रियल। तो जो ऑयल ऑफ विट्रियल है, अब इसे बनाने भाई सिंपल से ये है कि यहाँ पर जो है ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जा रहा है और हमारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो उसका फार्मूला है H2SO4, यानी हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है। तो इसे बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और सल्फ़र की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे एक मार्ग से, यानी कि हमको जैसे यहाँ से कहीं से आपको अपने घर से कहीं मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के लिए रास्ता चाहिए और रास्ते में उस रास्ते पर चलने के लिए आपको साधन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वैसे यहाँ पर ही सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन चाहिए। अब ये चाहिए, इसको बनाने के लिए हमें इसके लिए उपयुक्त साधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब यार दोस्त हैं, बात अलग की है। अब जैसे आपका मार्केट जाने का मन नहीं है तो कुछ यार आए, मतलब दोस्त आए। वो दोस्त क्या किए, आपको कहे कि नहीं चलिए चलती घुमाते हैं, चलिए दोस्त घुमाते हैं, चलिए यार घुमाते हैं। तो वो क्या है, एक कैटालिस्ट का काम करेंगे, यानी उत्प्रेरक का काम करेंगे। तो वैसे यहाँ भी जो हमारा सल्फ़र है या जो हमारा सल्फ़र यहाँ पर तो मेन है ही है, जो हमारे रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। तो यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मेशन होना है, इसमें भी उत्प्रेरक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। कई सारे उत्प्रेरक हैं, जैसे पैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, क्लोरीन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, जैसे NO2 HNO3 भी होता है। तो ऐसे कई सारे हमको यहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकताएँ पड़ती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है उसे क्या कहा गया, H2SO4, जिसे हमने क्या कहा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जो प्राचीन में कहा जाता था उसे हमने बताया कि ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता था, क्योंकि ये बनाया जाता था ऑयल ऑफ विट्रियल से। ये ऑयल ऑफ विट्रियल क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियल जो था ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता था। तो जिसे ग्रीन विट्रियल कहा जाता था। इसका जो फार्मूला होता था, फेरस सल्फेट बोला गया FeSO4 इंटू क्रिस्टल बोला गया 7H2O। ये जो फेरस सल्फेट का ग्रीन क्रिस्टल यानी ग्रीन विट्रियल बोलते हैं इसे। तो इसी के द्वारा हम क्या कर देते थे, इसको गर्म करते थे। गर्म करने के पश्चात क्या होता था, ये बदल जाता था किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो देख लेते हैं इसकी प्रोसेस कैसी होती थी। हम लेते हैं FeSO4 का 7H2O, इसको 2 मोल ले लीजिए, थोड़ा सा बैलेंस करना होगा आगे। तो हमने कहा इसे गर्म करते हैं, तो हीट के जगह पर हम लिख देते हैं आसवन करेंगे, यानी गर्म करेंगे। आसवन करने पर क्या होगा, ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ पर फेरस है तो फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, फेरस सल्फाइड हो जाएगा, कुछ भी बता सकते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड भी निकलेगा। भाई 2 मोल है सल्फ़र, एक ही निकला है, H2SO4 निकला है केवल। तो यहाँ पर SO2 भी निकल जाएगा, कुछ मात्रा में आपका H2O भी निकलेगा। भाई यहाँ पर इतना निकला है तो यहाँ पर हो जाएगा H2O प्लस Fe2O3 हो जाएगा, Fe2O3। अब यहाँ पर 5 था यानी 14 है। देखिए 7 दूनी 14, 14 दूना 28, यहाँ पर कितना निकला है 2, यहाँ पर कितना निकला है 2, तो 2 2 4 हो गया, 28 24 बचा। तो 24 को बैलेंस करने के लिए 13 दूना 26, यानी कि यहाँ पर
आपका 13H2O हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये एक पुरानी विधि थी, प्राचीन विधि थी, प्राचीन विधियों में ऐसे बनाया जाता था। आगे हम बात करने वाले हैं कि आज के मॉडर्न युग में कुछ साधारण साजोनी यानी सामान्य जो विधियाँ थी उनके द्वारा कैसे बनाए। तो यहाँ पर हम नोट करते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा कि अब हम बात करेंगे साधारण विधि के द्वारा यानी सामान्य विधि के द्वारा H2SO4 का निर्माण। तो साधारण विधि के द्वारा कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या क्या उपस्थित है सल्फ्यूरिक अम्ल में। फार्मूला में मालूम है तो फार्मूले से ही चलते हैं। यहाँ पर हमको मालूम है कि यहाँ पर सल्फर उपस्थित है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित। तो क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लेते हैं। चलिए नंबर 1, प्रोसेस नंबर 1 है सल्फर ट्राईऑक्साइड की अपक्रिया H2O के साथ कराने पर हमको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। एक हो गया। नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड को वायु में जलाएंगे, वायु में जलाने के बाद यानी वायु में गर्म करने पर सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड की अपक्रिया हम H2O के साथ करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। यहीं से थोड़ा सा मोड़ दीजिए, थोड़ा सा रोकिएगा। हमको सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड को यानी इसी सल्फर ट्राईऑक्साइड को H2SO4 के साथ अब क्रिया करा देंगे तो हमको मिलता है H2S2O7। क्या मिलता है, H2S2O7। ये जो हमारा H2S2O7 इसे बोलते हैं सधुम सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सधुम सल्फ्यूरिक एसिड है, अब ये सधुम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम H2S2O7 यहाँ पर 7 होगा, 3 लिख दिया हूँ। इसकी अभिक्रिया हम अगर करा दें किसके साथ, H2O के साथ। किसके साथ करा दें, H2O के साथ करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, H2SO4। क्या मिलेगा, H2SO4। कितना मोल, 2 मोल हो जाएगा। यानी कि अगर हमें क्या करना है, अधिक से अधिक मात्रा में यानी कि कंसनट्रेट मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में हमको H2SO4 प्राप्त करना है, तो जो हमारा सधुम या जो हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड मिला, उस सल्फर ट्राईऑक्साइड की क्रिया H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दीजिए। तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा सधुम सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सधुम सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी अपक्रिया फिर से हम H2O के साथ करा देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा 2 मोल ऑफ H2SO4 का, मतलब अधिक मात्रा में हमको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से कई सारी विधियाँ, सल्फ्यूरिक एसिड है यानी सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी अपक्रिया H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन के करा दीजिए। और वेनेडियम ये जो अपक्रिया हुई यहाँ पर सिंपल से जानिएगा, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड लिए 2 ले लीजिए, 2 मोल, तो ये हुआ था वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसको जलाए थे। तो इस प्रकार से हमने किया। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ औद्योगिक विधियाँ हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे, मैं इसे इरेज कर दूँगा। 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट चलिए। अब जो है इम्पॉर्टेंट है, साथ में हम ये भी बता दें कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल ही है पूरा, वो आपके 2020 में जो 2020 का सत्र चल रहा है, इस 2020 के सत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल कर चुका है। तो अब हम बात करेंगे औद्योगिक विधि से। औद्योगिक विधि के द्वारा जो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करना है, H2SO4 का निर्माण, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करना है किसके द्वारा, औद्योगिक विधि के द्वारा। तो जो औद्योगिक विधि है यानी व्यापारिक विधि भी बोलते हैं इसे। तो औद्योगिक विधि में हम 2 विधियों का नाम लेते हैं। पहला विधि हो जाएगा लेड चैम्बर विधि। लेड चैम्बर प्रोसेसेस, इसे हिंदी में कहते हैं लेड कक्ष विधि। दूसरी विधि है कॉन्टैक्ट प्रोसेसेस, यानी संपर्क
विधि। क्या हो जाएगा? संपर्क विधि। देखिए हमने क्या कहा कि जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करना है, बहुत आसान तरीके से समझिएगा। ज़्यादा मैं ना हाईली बोल रहा हूँ और ना ही ज़्यादा मैं टफ बोल रहा हूँ, मतलब बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा हर चीज़। अब ये आप ध्यान रख लेंगे कि हाँ 2020 में ये है कि नहीं है, ठीक है, उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे इसको। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने कहा कि जो हमें औद्योगिक विधि के हिसाब से, यानी कि आपके जो व्यापारिक विधि है आजकल जो तैयार किया जाता है वो दो विधियों से किया जाता है। पहली विधि का मैंने वर्णन किया इनलेट कक्ष विधि के द्वारा, दूसरी विधि का मैंने वर्णन किया कि संपर्क विधि के द्वारा। तो इसमें हम एक एक विधि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा क्या अधिक जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपको अगर एग्ज़ाम में होगा तो, नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर पे मिलेगा, इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट यानी कि लेड कक्ष विधि की बात करते हैं। इसमें एक प्रिंसिपल होगा यानी सिद्धांत। सिद्धांत क्या होगा? सिद्धांत ये होगा कि जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करना है वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को वायु में जलाएंगे और भाप में, यानी भाप उसमें प्रवाहित कराएंगे और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी ले लेंगे। क्या लेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड को वायु के साथ अपक्रिया कराएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और उसमें वाटर यानी कि भाप से क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कहना है कि हमें लेना है क्या? सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और वाटर के साथ क्या कराना है? अपक्रिया कराना, भाप के साथ अपक्रिया कराना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? एक मिलेगा हमें सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा H2, देखिए H2SO4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है? H2SO4 बन गया, एक H, दो H है, दो H, एक सल्फ़र, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर निकल गया। साथ में जो हमारा 2NO लिया गया था वो सचेज क्या हो जाएगा? रिमेन हो जाएगा। कुछ मात्रा में हमारा जो ऑक्सीजन है, तो इसे क्या करेंगे हम? थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर H2O ले लेंगे तो यहाँ पर 2H2O ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 सल्फ़र डाइऑक्साइड ले लेंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। वो आपके हाथों में, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसमें दो मत हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए क्या कहा जाता है कि इसमें दो मत हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने लिया है ये एक उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें पता है उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के दौरान फिर से निकल जाता है, अभिक्रिया में उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, बट प्रोडक्ट में शामिल नहीं होता है, वो फिर से सच एज रिमेन हो जाता है। ये चीज़ हमको पता है। इसमें जो हमारी मैकेनिज्म की बात करते हैं, यानी क्रियाविधि की जो बात करते हैं बेटा, क्रियाविधि में दो विधियाँ यानी दो मत हैं। तो प्रथम मत के अनुसार देखते हैं। प्रथम मत के अनुसार हम ये देखते हैं कि जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सबसे पहले यहाँ पर हमने नाइट्रिक ऑक्साइड लिया है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये NO, ये क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। यानी नाइट्रिक डाइऑक्साइड, यानी कि हम बात करते हैं इसमें, तो इसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये सल्फ़र डाई को, यानी कि जो हमारा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 है, ये क्या करता है? सल्फ़र डाई को किससे बदल देता है? सल्फ़र डाई को बदल देता है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में, और फिर से क्या होता है? नाइट्रोजन डाई में ये पुनः निकल जाता है बाहर। अब क्या करेंगे? फिर से, यानी जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था वो सल्फ़र को क्या कर दिया? बदल दिया है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में। फिर से ये क्या करता है? फिर से अपक्रिया करेगा किसके साथ? ये फिर से अपक्रिया करेगा अपने उसके साथ, क्या कहते हैं, या फिर अब ना भी कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अपक्रिया आप करा दीजिए। यहाँ पर SO3 की H2O के साथ अपक्रिया करा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा? H2SO4 मिल जाएगा, और आपका ये तो बाहर निकल लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ मात्रा में, यानी कि हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्राप्त हो गया है, और पुनः वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? यानी पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में फिर से परिवर्तित हो जाता है, यानी ये
NO आएगा और फिर से ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कर क्या बना लेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चलता रहता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, प्रोडक्ट बनता रहता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, प्रोडक्ट बनता रहता है। एक मत ये है। दूसरा मत क्या कहता है, दूसरा मत ये कहता है कि जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और H2O यानी तीनों अपक्रिया साथ में हो रही हैं, इसके साथ अपक्रिया कर कर एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाता है। एक क्या कहते हैं, मिडिल या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स यौगिक NO2 NO सॉरी एक यहाँ पर और भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस यहाँ पर लिख लीजिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड H2O, दो इसको 2 मोल लिखा गया है, 2 मोल बैलेंस करना है, वो आगे चलकर बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंबाइंड यानी कि एक संयुक्त यौगिक बनाता है, मतलब सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सब के सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो यहाँ पर एक यौगिक हमको मिलता है नाइट्रोसिल, नाम होता है उसका नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। एक ये माध्यमिक यौगिक होता है नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी बनता क्या है NOHOSO4, 2 मोल है, 2 मोल कर लीजिए सबको, NOHSO4 बोलते हैं इसे नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए एक चीज़ है कि हमारी जो हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, तो हमारी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, लिख क्या रहा हूँ बोल क्या रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा। मैं बोल कुछ रहा हूँ उसे आप इम्पोर्टेंट समझिएगा, कभी कभी बोलने में भी गलती हो सकती है, तो आप लिख क्या रहा हूँ उसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोलना है, लिखना वही है, बोलना भी वही है, बट बोलने में कभी कभी कुछ और बोल देता हूँ, लिख कुछ और देता हूँ। जो सही होगा, जो सटीक लगेगा वो आपको कंफर्म हो जाएगा, मिल जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर की उपस्थिति में यानी वाटर के साथ क्या करेगा, एक माध्यमिक यौगिक बनाएगा जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब जो ये है 2NO इंटू HSO4, ये जो माध्यमिक यौगिक बना है, ये माध्यमिक यौगिक क्या होता है, एक बार फिर से H2O के साथ अपक्रिया करेगा और H2O के साथ अपक्रिया कर फिर से क्या होता है, H2SO4 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। H2O के साथ अपक्रिया कर रहा है, H2SO4 प्लस में निकलेगा आपका जो यहाँ पर उत्प्रेरक था, वो उत्प्रेरक बाहर हो जाएगा NO2, ये 2 मोल हो जाएगा भाई, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा H2SO4 का बनना है ये 2 प्रोसेस में कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से क्या होगा, पुनः वायु से अपक्रिया तो कर नहीं पाएगा, वो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित। लेकिन ये क्या है, ये फिर से वायु से उपस्थित करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। यहाँ भी होता है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड हम देते रहेंगे तो ये अपक्रिया करता रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड देते रहेंगे, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता रहेगा, सल्फर डाई देते रहेंगे, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता रहेगा। तो इस तरह से एक हम क्या कर लेते हैं, माध्यमिक यौगिक क्या करते हैं, बनाते रहते हैं, और माध्यमिक यौगिक को फिर से हाइड्रोजन से अपक्रिया कराकर हम क्या करते रहते हैं, एक बेहतरीन यानी अच्छा सा क्या कर लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड हम प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं जो विधि है यानी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 6 स्टेप हैं, उन स्टेपों को देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा सा बैक जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने बताना भूल गया, तो वहाँ पर जाकर आप स्क्रीनशॉट लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से। समझना क्या है, समझा तो दिया ही गया है। अब आप यहाँ पर हम प्रोसेस की बात करने चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रोसेस में यानी विधि में 6 विधियों का यानी 6 स्टेपों का वर्णन किया गया है। तो पहला स्टेप ये है कि इसका पायराइट कुछ बर्नर होगा, पायराइट ये या है पायराइट बर्नर, ठीक है, पायराइट बर्नर है। पायराइट बर्नर में एक हमने पढ़ा था फेरस सल्फेट, क्या पढ़ा था, फेरस सल्फेट पढ़ा था हमने, फेरस सल्फेट या फिर आयरन पायराइट पढ़ा था, आयरन पायराइट या फिर फेरस सल्फेट FeS2। इसको क्या कर देते हैं, वायु में गर्म करते। पायराइट बर्नर मतलब क्या होता है, भट्टी होती है जहाँ पर जलाया जाएगा किसी चीज़ को, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पायराइट मतलब क्या होता है, कोई बर्नर होता है, और बर्नर मतलब होता है जहाँ पर भट्टी मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई चीज़ को जलाया जाता है।
तो यहाँ पर हम जलाएंगे, किसको जलाएंगे? फेरस सल्फेट को, यानी आयरन सल्फेट या आयरन पायराइड को, आयरन पायराइड को जलाएंगे। अथवा यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को जलाते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जलाएंगे तो किस में जलाएंगे भाई? वायु की उपस्थिति तो होगी ना, इसमें भी प्लस O2। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में अथवा फेरस या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है। फेरस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर आपका बनेगा फेरस ऑक्साइड भी बन सकता है और फेरस सल्फेट भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों बन सकता है। फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड दो ही बन सकता है। तो मुझे यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बनाना है, फेरस ऑक्साइड बना चुके हैं। अब जो है अब हम क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को वायु में जलाएंगे तो क्या बनेगा? SO3 बनेगा। क्या बनेगा? SO3 बनेगा। तो जो हमारा SO3 है, अब ये SO3 क्या करेगा, यहीं पर हम थोड़ा सा रोकेंगे, फिर से आपको नया एक चैम्बर मिलेगा, नया कक्ष मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं धूल कक्ष, यानी डस्ट चैम्बर बोलते हैं बेटा, DUST चैम्बर। इंग्लिश भी आप ध्यान रखेंगे, डस्ट चैम्बर। इसकी हिंदी भी यही होती है, पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर इंग्लिश भी यही होती है, ठीक है, डस्ट चैम्बर। अब यहाँ पर देखिएगा डस्ट चैम्बर एक फिगर होता है, थोड़ा सा फिगर को हम डिफाइन करें तो यहाँ पर देखिएगा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में छोटा सा फिगर है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बाकी फिगर आपको थोड़ी देर बाद समझाया जाएगा। ये फिर और ऐसे कर कर एक लास्ट में और होता है, और यहाँ से एक लगा होता है, ऐसे कर कर फिर से इसमें जाता है, ऊपर से ऐसे एक कनेक्ट रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे नॉर्मली ये फिगर बनाया गया है, 3 बॉक्स, ठीक है, और वो 3 बॉक्स एक 4 हो गया, कोई बात नहीं। ये आपका क्या है, यहाँ पर इसे हम डिफाइन करेंगे पायराइट बर्नर की, इसे हम क्या कहेंगे, पायराइट बर्नर। और डस्ट चैम्बर यहीं पर थोड़ा सा होता है, वो डिफाइन नहीं किया गया है, बताया नहीं गया फिगर में, ये क्या होता है, डस्ट चैम्बर होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलकर हम बात करेंगे कि जो हमारा नया होगा वो होगा यहाँ पर नाइटर पॉट की। तो अभी तक मैं डस्ट चैम्बर की बात कर रहा हूँ। तो डस्ट चैम्बर में क्या होता है, जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फ़र के ऑक्साइड हम ऐसे बोल सकते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पर डस्ट चैम्बर में धूल कक्ष में सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और वाटर यानी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड क्या किया था, डस्ट चैम्बर में भेजा जाता है। तो इसमें क्या होता है, धूल के कण कुछ होते हैं भाई, सिंपल सा, धूल के कण उसमें झोंका जाएगा, डस्ट चैम्बर है, धूल का कण झोंका गया हो या नहीं झोंका गया, वायुमंडल से मिला है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड कोई भी लीजिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड का लीजिए सिंपल सा, सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करेगा, डस्ट चैम्बर में से भेजेंगे, भेजने के पश्चात ऊपर से क्या कर देते हैं, वाटर वाष्प हम कहेंगे इसे, वाष्प की भाप यानी वाष्प को क्या करते हैं, गिराते रहते हैं। तो जो धूल के कण होंगे, आपको लिखना होगा तो लिख भी सकते हैं सेम ऐसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को धूल के कक्ष में भेजा जाता है, धूल के कक्ष में उपस्थित धूल के कण और सल्फ़र डाइऑक्साइड ऊपर से जल टपकता रहता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, धूल के कण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और सल्फ़र डाइऑक्साइड शुद्ध हो जाती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या होती है, शुद्ध हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पर SO2 कहेंगे हम, कैसी प्राप्त होती है, हमको शुद्ध प्राप्त होती है, शुद्ध सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, और जो धूल के कण उसमें उपस्थित होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। अब आएंगे हम नीचे नाइटर पॉट में, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट होता है, नाइटर पॉट। जो नाइटर पॉट है, ये नाइटर पॉट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित होता है NaNO3 या NaNO2 जो भी कहते हैं इसे, NaNO3 कहते हैं। नाइटर पॉट में उपस्थित होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या उपस्थित होता है, सोडियम नाइट्रेट। तो जो सोडियम नाइट्रेट होता है, वो क्या करता है,
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है, मतलब जो हमारा सोडियम नाइट्रेट है, यहाँ पर जो बात किया गया है सोडियम नाइट्रेट NaNO3 की बात किया गया है, ये H2SO4 के साथ अब क्रिया करेगा और एक अभिकारक यानी कि एक बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कहते हैं HNO3। क्या कहते हैं? HNO3 बनाता है और कुछ मात्रा में यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनाता है, यानी कि NaSO कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर NaSO4। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंसिंग की बात आती है, तो बैलेंसिंग तो हमारी ऊपर है, यहाँ पर 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या Na2, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लीजिए 2NO3। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो हमारा सोडियम नाइट्रेट है, यहाँ पर जो नाइट्रो पॉट है, नाइट्रो पॉट में सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर कर एक यौगिक बनाता है, मिश्रित यौगिक बनाता है, हम ऐसी बात करते हैं, मिश्रित यौगिक बनाता है। अब यहाँ से जो आपका HNO3 है ये कन्वर्ट होगा किस में? आपके HNO3 जो होगा वो नाइट्रिक डाइऑक्साइड में, यानी NO2 में प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से कुछ निकलेगा क्या? ऑक्सीजन निकलेगा, बाकी कुछ नहीं, ऑक्सीजन। NO2 H2O O2 इतना परिवर्तित हो गया, फिर एक रूप में यहाँ पर इतना हो गया, तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल चुका है। क्या मिल चुका है? सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल चुका है, यानी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल चुका है। और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो है अब यहाँ से हमको क्या मिल चुका है? NO2 मिल चुका है। तो यहाँ पर नाइट्रो पॉट में होता क्या चीज़ है, हमें ये मतलब रखना है। यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा NaNO3 उपस्थित होता है कहाँ पर? नाइट्रो पॉट में। नाइट्रो पॉट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर कर एक यौगिक बनाता है जिसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट कहते हैं, और HNO3 बनाता है। अब बने हुए सोडियम सल्फेट को, HNO3 को, यानी कि यहाँ से HNO3 को तोड़ेंगे तो H2O में टूट जाएगा, O2 में टूट जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इसमें टूट गया, मैं HNO3 की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं बात करूँगा क्या? सल्फ़र डाइऑक्साइड की। इसको मैं भी अलग कर लूँगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करूँगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O O2 की बात करूँगा, उसे मैं भेजूँगा आगे जो भेजूँगा उसे हम कहते हैं ग्लोवर टावर। क्या कहेंगे इसे? ग्लोवर टावर कहेंगे। जो ग्लोवर टावर होगा, ग्लोवर टावर में ऊपर से जो हमारा है जल ऑलरेडी वहाँ से टपकता रहता है, यानी अब हम इसमें कहेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड को, वायु और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को क्या कर देते हैं? ग्लोवर टावर में भेज देते हैं। वायु, सल्फ़र डाइऑक्साइड, वायु कमा नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी कि NO2 को हम कहाँ भेज देते हैं? ग्लोवर टावर में। ऊपर से क्या होता है? ऊपर से हमारा H2O प्रवाहित होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, H2O ऊपर से गिर रहा है, तो क्या बन जाएगा? H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, H2SO4 बन जाएगा। क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा आपका NO, ठीक, ये निकलेगा, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, और एक हाजिर यहाँ पे नहीं, पूरा निकलेगा। देखिए यहाँ पर NO2 ये उत्प्रेरक के रूप में पूरा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ग्लोवर टावर में हमें, ग्लोवर टावर जो होता है इसमें H2SO4 का निर्माण हो चुका रहता है, लेकिन कुछ मात्रा में, और सांद्र नहीं होता है। यहाँ पर लगभग 60 से 65 या 60 से 70% हम कह सकते हैं, 62 से 70% हमारा जो H2SO4 का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर हो चुका रहता है। तो इस प्रकार हमने H2SO4 का फॉर्मेशन किया। तो इसमें कुछ हमारे जो बेसिक रूल होते हैं ग्लोवर टावर का, वो बेसिक कार्य होता है। वो कार्य क्या है? कार्य ये है कि ये क्या करता है? सबसे पहली चीज़, जो यहाँ से मिश्रण गड़े हुए हैं उनको क्या करता है? ठंडा करता है। ठंडा कितने तक करेगा? 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है? ठंडा रखता है, ठंडा किए रहता है। फिर कुछ मात्रा को क्या किया इसने? सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित ही कर दिया है। आगे जो है, जो यहाँ से अब जो है गैलिसियक टावर से प्राप्त कुछ और भी रीज़न है जो यहाँ पर है हमारा गैलिसियक टावर, तो वो थोड़ा सा अभी बाद में बताऊँगा। गैलिसियक टावर में हमारा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, उसको भी क्या करता है हमारा ग्लोवर टावर? कन्वर्ट करता है किसमें? H2SO4 में। तो इतना रीज़न रहा। तो आगे जो है हमारा मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर 3 पढ़ चुके, 4 पढ़ चुके। पहला पायराइड बर्नर, दूसरा धूलकच, तीसरा नाइट्रोपॉट, चौथा ग्लोवर टावर, इतना पढ़ लिए। 5वां हम पढ़ने चल रहे हैं, वो है लेड चैम्बर। क्या है?
लेड चैम्बर, इसे लिख लेंगे। लेड चैम्बर की बात करेंगे, थोड़ा सा इरेज भी करते जाएंगे, हम फिगर को भी इरेज करेंगे क्योंकि हमको जगह मिलती जाए, क्योंकि हमारा आप जानते हैं हमारा वाइट बोर्ड कितना है, बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेड चैम्बर। एक खासियत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेड चैम्बर कौन सा होगा, ये, इसे हम बोलेंगे लेड चैम्बर। ये 3 होते हैं, इसमें 50,000 घन लीटर की व्यवस्था होती है, मतलब इतने सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, H2SO4 इतना आ सकता है यहाँ पर। तो फिलहाल मुझे इसमें बात नहीं करना है, इसके बारे में बात नहीं करना है, मुझे इसके बारे में नहीं जानना है। जानना ये है कि होता क्या है इसमें। तो इसमें होता ये है कि जो हमारा ग्लोबल टावर है, इस ग्लोबल टावर में हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा लेड चैम्बर है, ग्लोबल टावर से जो हमें प्राप्त हुआ क्या, H2SO4, उसे तो हमने भेज दिया। शेष जो यहाँ पर बचता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, NO2, इन सब को कहाँ भेज देते हैं, हम भेजते हैं उसे लेड चैम्बर में। किस में भेजते हैं, लेड चैम्बर में। लेड चैम्बर में वायु, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। भेजने के पश्चात क्या होता है कि इसमें ऊपर से H2SO4 जो होता है वो क्या होता है, या फिर H2SO4 की ना बात करें तो इसमें जल, वाटर की जो है फुहार, यानी वाटर जो होता है ऊपर से गिरता रहता है। देखिए क्या कहा हमने, सल्फ़र डाइऑक्साइड वायु, सल्फ़र डाइऑक्साइड कमा वायु यानी O2 कमा नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या कर देते हैं, हम लेड चैम्बर में भेज देते हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ, गैलिसियक टावर से प्राप्त हुआ। फिर क्या करते हैं, ऊपर से H2O, यहाँ से H2O गिराते रहते हैं, H2O फुहारे के रूप में, ये ध्यान रखना है, फुहारे के रूप में, फुहारे के रूप में ऊपर से गिराते रखना है। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर हमको, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होगा कि नहीं होगा, H2SO4 यहाँ से भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ से मेनली जो हम कहते हैं गैलिसियक टावर से, तो ऐसा कंफर्म नहीं किए थे हमने, यहाँ पर कंफर्म करते हैं कि 62 to 70% जो होता है वो अल्कोहल आपको लेड चैम्बर में प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, वनडे एग्ज़ाम में या फिर आपको जो पूछा जाता है, जैसे कि आप BHU की या DU की या LU लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर आप यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गैलिसियक टावर यानी जो आपका लेड चैम्बर है, लेड चैम्बर में कितना % H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बताना पड़ेगा 60 to 70%। ठीक है, इतना आपको बताएंगे तो आपको मिलेगा मार्क्स, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्या, ये जो हमारा लेड चैम्बर है, अब लेड चैम्बर से हमने क्या किया है कि कुछ अम्ल जो है वो नहीं बना, मतलब जो हमारा लेड चैम्बर होता है इसमें जो बना हुआ, हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा बना है क्या कि H2SO4 जो बना है उस H2SO4 को हम भेज देते हैं कहाँ पर, ये जो हमारा लेड चैम्बर है यहाँ से बने हुए H2SO4 को हम भेजते हैं कहाँ पर, ये कौन सा टावर है, ग्लोबल टावर। जो हमारा ग्लोबल टावर है, इस ग्लोबल टावर में लेड चैम्बर्स द्वारा बने एसिड को हम कहाँ भेज देते हैं, ग्लोबल टावर में। अब ग्लोबल टावर का आप तो काम जानते ही हैं कि क्या काम होता है, ये क्या कर देता है, लेड चैम्बर से या गैलिसियक चैम्बर से कहीं से भी प्राप्त तो क्या होता है, नाइट्रोजन को कहाँ भेज देता है, या जो हमारा अम्ल होता है उसको क्या करता है, कंसनट्रेट करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जो हमारा ग्लोबल टावर होता है ये क्या करता है, अम्ल को यानी कि H2SO4 को शांत करता है, ठंडा रखता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस या 50 से 80 डिग्री सेल्सियस को, और कुछ मात्रा में सल्फ़र डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। आगे जो बात करेंगे गैलिसियक टावर की, तो गैलिसियक टावर से प्राप्त नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट अम्ल को भी क्या कर देता है, ये H2SO4 में परिवर्तित करता है। तो नेक्स्ट हम बात ही करने वाले हैं कि जो हमारा ये है यानी कि गैलिसियक टावर जो है, तो गैलिसियक टावर में क्या होता है, यहाँ से जो प्राप्त होता है यानी कि अभी भी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड बचे हुए हैं, मैंने कहा जो अभी भी मतलब क्या होता है ना कि कुछ मात्रा में बचे ही रह जाते हैं, तो उनको जो बच गया मतलब लास्ट में भी बच गया तो उसको क्या कर देते हैं, हम भेज देते हैं किसमें, गैलिसियक टावर में। हेडिंग डाल देंगे
गैल्यूसेक टावर। गैल्यूसेक टावर, जो गैल्यूसेक टावर होता है, गैल्यूसेक टावर में हम बात करेंगे, यहाँ पर अलग फिगर बनाते हैं थोड़ा सा। ऊपर से हम H2SO4 को गिराते रहते हैं फव्वारे के रूप में, और हमारा जो शेष बच जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मान लीजिए वायु खत्म हो गई, तो वायु खत्म हो गई तब तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ से जो हमें प्राप्त होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसको हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं गैल्यूसेक टावर में। गैल्यूसेक टावर में जैसे ही भेजेंगे SO2 + O2 + NO2, इसको जैसे ही हम भेजेंगे तो यहाँ पर बनेगा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए क्या, NO, क्या बनेगा, NOHSO4 बनेगा, ये हमको पता है। NOHSO4 जो होता है, ये जो बनता है नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनता है, ये नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और भी बताएंगे आपको कि नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनता है। ये चीज़ हमें बहुत या बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गैल्यूसेक टावर में नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट तो बनता है, लेकिन सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से नहीं बनता है। ये चीज़ हमें रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है। सब क्या है, गैस है। हम इसे कहेंगे अशुद्ध या फिर अपशिष्ट गैस है, बोल सकते हैं। अशुद्ध, अनावश्यक या अपशिष्ट गैस है। क्या होती है, गैल्यूसेक टावर से बाहर निकल जाती। सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल गई, ऑक्सीजन निकल गया, बाहर निकल गया। अब बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका क्या, NO2 और NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, दो चीज़ बचा। अब दो चीज़ में हमने कहा कि इसमें ऊपर से क्या गिर रहा है, H2SO4 गिर रहा है। तो लीजिए H2SO4 गिर रहा है। तो जब हम इसकी अपक्रिया कराएंगे, यानी कि H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ, तो हमको मिलेगा क्या, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। और जो नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, इसको हम भेज देते हैं किस में, ग्लोबल टावर में। ग्लोबल टावर क्या होता है, NOHSO4, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जा रहा है। ग्लोबल टावर जो होता है उसमें ऊपर से फव्वारे के रूप में H2O गिरता रहता है हमेशा। वाष्प के रूप में बोल सकते हैं, भाप के रूप में बोल सकते हैं, तो आप फव्वारे के रूप में हम कह सकते हैं, भूलिएगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो हम कह रहे हैं कि वाष्प के रूप में ऊपर से टपकता रहता है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका क्या, H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 प्राप्त होगा। तो ये रहा। इसे थोड़ा सा एक फिगर के द्वारा हम समझेंगे और सारी प्रोसेस को वहाँ पर फिर से हम दोहराएंगे, और फिगर आप भी बनाएंगे, आप बना लेंगे फिगर, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी समझने में। बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरी लिखने से अच्छा है कि आप क्या करें, फिगर को डिस्क्राइब करिए और रिएक्शन को डिस्क्राइब करिए। जब आप फिगर को डिस्क्राइब कर देंगे, रिएक्शन को डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा क्या करेंगे, रिएक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हमने बनाया एक छोटा सा पॉट, पायराइट बर्नर, नाइटर पॉट। ये यहाँ से क्या करेंगे, हम एयर प्रवाहित करेंगे यानी O2, और क्या प्रवाहित करेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड। दो चीज़ें, सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर को प्रवाहित करेंगे, और इसका नाम भी लिखते जाएंगे हम लोग, नाम नहीं भूलेंगे, पायराइट बर्नर। ये पायराइट बर्नर है। पायराइट बर्नर से हमारा जो लगा होगा वो लगा होगा क्या, गैल्यूसेक टावर। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर है, छोटा सा ही बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा बड़ा सा नहीं बनाएंगे। गैल्यूसेक टावर में एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि ब्रिक्स या फिर फ्लिंट स्टोन यहाँ पर भरा होता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं,
और ऊपर से H2O लिख देता हूँ। H2O नाम क्या है? ग्लोवर टावर है, ग्लोवर टावर। ये क्या है? ब्रिक्स, अथवा इसे बोलते हैं फ्लिट स्टोन भरा होता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं लेड चेम्बर की। ये बड़े बड़े 3 बॉक्स होते हैं, लेकिन हम 2 ही बनाएंगे, क्योंकि आपको बनाना होगा तो आप बना लीजिएगा। इसे बोलेंगे क्या? लेड चेम्बर। ये भी क्या है? लेड चेम्बर। इसके बाद हम बात करेंगे गैलिसेक टावर की। ये क्या है? गैलिसेक टावर। ठीक, इतना हुआ। अब इनको हम कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट कैसे करेंगे ये भी ध्यान रखेंगे। हमें यहाँ पर जो कनेक्ट करना होगा, इसको तो पहले हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से उठाकर यहाँ पर डाल दीजिए, सिंपल सा हो गया। या फिर यहीं से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए डायरेक्ट एक पाइप के माध्यम से। फिलहाल हम पाइप नहीं, एक लाइन बनाएंगे। ये भी आप लोग ही लाइन बनाइएगा, पाइप बनाएंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होगी। अब क्या है कि यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ से एक हम पाइप दिखाएंगे कि ये जो जाता है कहाँ पर जाता है? 2 जगह जाता है। एक जाता है कहाँ पर? एक जाता है आपके लेड चेम्बर को, एक जाएगा गैलिसेक टावर को। तो हम यहाँ पर सीधा से ऐसे दिखाते हैं, ये जा रहा है गैलिसेक टावर। यानी गैलिसेक टावर से जो प्राप्त होगा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा गैलिसेक टावर में। अब एक चीज़ और, यहाँ से यानी कि ये किससे जुड़ा होगा? इससे जुड़ा होगा। और ये भी किससे जुड़ा होगा? इससे जुड़ा होगा। एक चीज़ और बताऊंगा कि लेड चेम्बर से जो सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है वो भी कहाँ जाता है? गैलिसेक टावर में जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, सॉरी, ये ग्लोवर टावर में जाता है। लेड चेम्बर से जो सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हुआ वो भी कहाँ गया? ग्लोवर टावर में गया। ग्लोवर टावर से जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल निकलेगा वो जाएगा सबसे पहले कूलर में, और वहाँ पर क्या होगा? वो ठंडा होगा। ठंडा होने के पश्चात इसे हम क्या कर लेंगे? एक बाहर लगा देंगे स्टोरेज टैंक। इसे हम क्या कर लेंगे? स्टोरेज टैंक में एकत्रित कर लेंगे। अगर यहाँ पर जो हमारा गैलिसेक टावर है, इस गैलिसेक टावर से कुछ मात्रा में, यानी कि गैलिसेक टावर में हम जो H2SO4 को प्रवाहित कराते हैं या गिराते रहते हैं, वो कहाँ से जाता है? हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे तब जाकर समझ पाएंगे आप लोग। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो हमारा जो बचा हुआ है सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ निकलता है? और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट गैसेज हैं, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो ये सब क्या होता है? बाहर निकलता है। अब देखिएगा, पूरी तरह से फिगर कंप्लीट है। फिगर कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें कि कैसे होता है। फिर से एक बात मैं बता दूं कि आपको जो पिछला बताया गया उसी को फिगर में समझाया गया है। और फिगर अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम में थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिगर में प्रत्येक पॉइंट को दिखाइए और सारी रिएक्शन को यहाँ पर दिखाइए। सबसे पहले है पायराइड बर्नर। पायराइड बर्नर में आपने कहा मैं एक जगह पर कुछ अभिक्रियाओं को लिखूँगा और साथ में उसे इरेज भी करता रहूँगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। पायराइड बर्नर में हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या मिलता है? सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड मिलता है। ये हुआ। फिर सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड को कहाँ भेज देते हैं? धूल के कक्ष में, डस्ट चैम्बर। दिखाया नहीं गया है, माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ पर एक डस्ट चैम्बर उपस्थित है। जो डस्ट चैम्बर है, सल्फ़र डाइऑक्साइड में आए हुए धूल के कण और अदर धूल के कण वहाँ पर डस्ट चैम्बर में जल से या जल की वाष्प से भीग कर नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड पूरी तरह से क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड को भेज देते हैं नाइट्र पॉट में, NaNO3 में। नाइट्र पॉट में उपस्थित होता है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी बोलते हैं। इसमें क्या करता है? ये अपक्रिया करके बनाता है एक युग्म
Na2SO4 बना लेगा। ये अभिक्रिया जो करता है वो करता है कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। तो मुझे अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सल्फर डाइऑक्साइड लिया भाई, सिंपल सा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड लिया था, SO2 लिया था, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया था, SO3 बना था, SO3 लेंगे, H2O डस्ट चैम्बर में भेजेंगे तो यहाँ पर H2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ध्यान रखना है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पर मैंने कहा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड पायराइट बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड जलकर क्या हुआ? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। सल्फर ट्राइऑक्साइड को डस्ट चैम्बर में भेजा, H2O से क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नाइटर पॉट है, नाइटर पॉट में क्या होगा? लिख दीजिए नाइटर पॉट। नाइटर पॉट में क्या होगा कि सोडियम नाइट्रेट उपस्थित होगा, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ये उपस्थित होगा। ये H2SO के साथ अब क्रिया करेगा और बना लेगा ये चीज़ HNO3, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन डाइसल्फाइड। अब जो नाइट्रोजन डाइसल्फाइड बना है ये तो टूटेगा नहीं, अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकलेगा, NO2 और Na3 निकलेगा, वही चीज़, ऑक्सीजन तो उपस्थित ही रहेगा। तो फिर से क्या करेंगे, हम इसे भेज देंगे ग्लोबल टावर में। ग्लोबल टावर में जितनी भी अशुद्धियाँ रहेंगी वो किसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी? इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, NO2 बचेगा, NO बचेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इतना बचेगा। फिर क्या करेंगे, ऊपर से H2O वाष्प के रूप में गिराते रहते हैं तो बनेगा हमारा क्या? इसे इरेज करेंगे, यानी कि NO2 NO सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 प्लस H2O बनेगा हमारा H2SO4, शेष बाहर निकल जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। H2SO4 का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। इसका कुछ फंक्शन होता है, फंक्शन हमने कहा कि ये जो हमारा बना हुआ H2SO4 है उसको क्या करता है? कूलिंग करता है। ये कूलर लगा, कूलिंग करता है कितना? 50 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। पहला हो गया। लेड चैम्बर में प्राप्त, लेड चैम्बर से प्राप्त सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या करता है? शोधन भी करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। शोधन करेगा किसका? H2SO4 का। कुछ मात्रा में क्या करता है? कुछ मात्रा में H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। कई सारे स्टेप हैं। दूसरा हमने कहा गैलिसियक टावर से प्राप्त नाइट्रोसिल, यानी कि NO2HSO4 नाइट्रोसिल, इसको क्या कर देता है? सांद्र, यानी कि सांद्र करता है, सांद्रित करता है, सांद्र H2SO4 में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। कई सारा स्टेप है। पहला स्टेप कि ये क्या कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड और वायु H2O की उपस्थिति में H2SO4 में परिवर्तित करता है, उसको ठंडा करता है 50 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। फिर यहाँ पर क्या कहा मैंने? इसका शोधन करता है H2SO4 का, कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। गैलिसियक टावर से प्राप्त नाइट्रोसिल ऑक्साइड, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट को ये बदलता किस में है? बदलता है आपके H2O में कंसनट्रेट। इतना याद रखेंगे। आगे चलेंगे। जो बचा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड होगा, जो बचा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड होगा उसको हम भेजेंगे कहाँ पर? यहाँ पर भेजेंगे लेड चैम्बर में। और लेड चैम्बर में होता क्या चीज़ है? ऊपर से हम वाटर को गिराते हैं वाष्प के रूप में। सॉरी, दिखाएंगे पूरा फिगर भाई, भूलेंगे नहीं कोई स्टेप। ऊपर से हम यहाँ पर जो, इसे थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए और इसे ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर है H2O, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो H2O यानी कि वाटर जो होता है ऊपर से गिरता रहता है। अब यहाँ से गया क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गया है, ऑक्सीजन गया है, NO2 गया है, NO गया। नाइट्रोजन क्या ऑक्साइड है? कुल मिलाकर इतना ध्यान रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के अथवा ऑक्साइड, ये कह देंगे बस, इतना है। फिर क्या करेगा? इसमें बनेगा आपका H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, दोनों का काम एक ही है। तीन होते हैं, तीनों का काम एक ही होता है। बने हुए सल्फ्यूरिक अम्ल को कहाँ पे भेज देगा? फिर से गैलिसियक टावर में। फिर उसका क्या करेगा? शोधन करेगा, शोधन करने के बाद यहाँ पर स्टोर करेगा। इतना हो गया। आगे अगर कुछ मात्रा में फिर से हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वो बच जाते हैं तो हम उसे भेज देते हैं कहाँ पर? गैलिसियक टावर में।
नहीं बना तब भी, मतलब बन गया तब भी नहीं बना, बचा है तब भी भेजेंगे कहाँ पर, गैलीशियस टावर में। गैलीशियस टावर में भेजने के पश्चात क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाती है गैस के रूप में। पहली चीज़ ये ध्यान रखेंगे, बाहर निकले। बचा क्या, बचा हमारा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। अब हम ध्यान रखते हैं कि गैलीशियस टावर से प्राप्त हुए H2SO4 को कहाँ भेजते हैं, सॉरी ग्लोबल टावर से प्राप्त हुए और इस या ठंडा किए गए H2SO4 को कहाँ भेजते हैं, यहाँ पर। और इसे हम फवारे के रूप में H2SO4 को ऊपर से गिराते रहते हैं। स्टोरेज टैंक में क्या इकट्ठा कर रहे हैं, H2SO4, ये ध्यान रखेंगे। ऊपर से हम H2SO4 गिराते रहते हैं, यानी H2SO4 गिराएंगे, क्या बनेगा, नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। जो हमारा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट बना उसे हम फिर से कहाँ भेज देते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, देखिए फिर से कहाँ गया, ग्लोबल टावर में। अब ग्लोबल टावर में क्या होगा, H2O ऊपर से गिर रहा है, वाटर गिर रहा है, तो यहाँ पर मैंने कहा NOHSO4 ऊपर से H2O गिर रहा है, क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा बेटा, प्लस NO2 और प्लस NO आपका बाहर निकल जाएगा, 2 मोल H2SO4 बन जाएगा। इतना होता है। ये प्रोसेस रही आपकी किसकी, ये रही हमें लेड चैम्बर विधि के द्वारा, लेड कक्ष विधि के द्वारा एक सांद्र या एक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हमने बात किया था, हमने चर्चा किया था कि आपको बताएंगे इसमें कि लेड कक्ष विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ हमने जाना। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात होगी कि यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका हम शोधन कैसे करेंगे। तो जो हमें लेड चैम्बर विधि से, यानी कि नाइट्रोपॉट, तो सॉरी से यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि जो हमें लेड कक्ष से या गैलीशियस टावर से जो हमें प्राप्त हुआ है और जो हमें लेड चैम्बर से जो हमें प्राप्त हुआ है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी शोधन करना पड़ेगा। तो शोधन से पहले हमें सांद्रण करना पड़ेगा, कहते हैं चैम्बर अम्ल का सांद्रण। तो इसका फटाफट आप फिगर बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लर्न कीजिए। एक बार माइंड में फिर से दोहराइएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को बैक करेंगे, बैक करने के बाद फिर से पढ़िएगा। अब मेरे बार बार समझाने से तो कोई बात ही नहीं होगी, मैं तो फिर से वही समझाऊंगा कि सल्फर हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया, डस्ट चैम्बर में भेजा, वाटर वापस ऊपर से आया तो क्या बदल गया, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बदल गया। सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रोपॉट से, यानी कि नाइट्रोपॉट में उपस्थित NaNO3 के साथ क्रिया करके कुछ यौगिक बनाया, उस यौगिक को कहाँ भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया ग्लोबल टावर में, यहाँ पर H2SO का फॉर्मेशन हुआ। और इसका बेसिक कार्य क्या है वो चीज़ बताए, एक तो यही बताएंगे, कुछ और नहीं बताएंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को फिर से बैक करेंगे आराम से, प्यार से, और फिर से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे मैं इसे इरेज करता हूँ। आगे मैं बात करूँगा कि जो हमारा चैम्बर अम्ल प्राप्त हुआ है, यानी जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल चैम्बर में प्राप्त हुए हैं, लेड चैम्बर में, उस चैम्बर अम्ल का हम प्यूरिफिकेशन यानी सांद्र, कंसंट्रेशन की बात, कंसंट्रेशन यानी सांद्रण कैसे करेंगे, कैसे शांत करेंगे। कुछ ग्लोबल टावर तो शांत कर दिया, लेकिन पूरी तरह से शांत थोड़ी कर पाएगा भाई, पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लेड चैम्बर में 62 से 70% तक H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। और हमने कहा है कि, हमने कहा नहीं लेकिन जानना है कि हमारा जो लेड गैलीशियस टावर होगा, गैलीशियस टावर में हमारा जो भी फॉर्मेशन होता है वो उन सब का हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। फिलहाल हम तो अभी क्या करने चल रहे हैं, चैम्बर अम्ल का शोधन करने चल रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे चैम्बर अम्ल का शोधन। चैम्बर अम्ल का जो शोधन होगा बेटा वो 2 विधियों से किया जाता है। पहली विधि होती है कास्केड विधि, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कास्केड विधि। और दूसरी विधि होती है गिलियार्ड विधि। 2 विधियां हैं और दोनों विधियों की हम चर्चाएं करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम गिलियार्ड विधि जो होगा वो थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊँगा, और जो आपको
कास्केड विधि है वो थोड़ा सा आसानी से पढ़ाऊँगा। इसमें ये ध्यान रखना है हमको कि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैसे एक सीढ़ी नहीं होती है, एक जीना होता है, एक सीढ़ी होती है, ऐसे एक सीढ़ी है, सीढ़ी होती है ना, वो एक सीढ़ी है। यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दिया, ये एक सीढ़ी है। नीचे से हम गर्म गैस प्रवाहित करेंगे, गर्म गैस, ये ध्यान रखेंगे। अब सीढ़ी के ऊपर हम एक टैंक लगाएंगे क्रम वाइज कुछ टैंक लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम ऊपर से डालेंगे H2SO4, यानी इसमें है H2SO4, इसमें भी है H2SO4, इसमें भी H2SO4, इसमें भी H2SO4 है, और इसमें भी H2SO4 है, इसमें भी H2SO4, और लास्ट में हम स्टोरेज टैंक लगा लेंगे, स्टोरेज टैंक, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये चीज़ को, बेसिक रूप से इसे ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे होगा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि यहाँ से थोड़ा सा, हाँ ठीक है, गैप है, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ये यहाँ से हम लिख देंगे वेस्ट गैसेस बाहर जाएंगी। अब ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने कभी देखा हो, मूवी भी बहुत देखते होंगे, ऐसे जनरल तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, मूवी देखे होंगे कि एक हाथ है ना, उसमें ग्लास कई सारा लगाए रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, हाथ पर एक ग्लास, उसके बगल उसके बगल उसके बगल उसके बगल ऐसे लगाए रहते हैं ग्लास। तो जो होता है, एक गिलास में हम डालते हैं पानी, तो उस गिलास के भरने के पश्चात पानी कहाँ जाता है, दूसरे गिलास में। वैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक गिलास लिया, मतलब एक यहाँ पर हम कहेंगे टब लिया, एक टब लिया, और जो आपको लिखना है वो बुक से लिखिएगा, एक टब लिया। इस टब में हमने क्या डाला, सबसे पहले H2SO4 डाला, नीचे से गर्म गैस को प्रवाहित किया। जब ये टब भर गया तो इसमें से H2SO4 कहाँ गिरा, इसमें गिरा, फिर ये जब भरा इसमें गिरा, इसमें, ऐसे क्रम वाइज क्या होता गया, गिरता गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जब हमने H2SO4 को डाला तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धि ज़्यादा थी, वायु ज़्यादा थी, वायु मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, नाइट्रोजन की अगर ऑक्साइड होंगे तो वो भी होंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन होगा, इतनी, और H2O की कुछ अशुद्धियाँ होंगी, यानी वाटर की अशुद्धियाँ होंगी। अशुद्धियाँ हैं बेटा, अगर बनाने में हमने H2SO4 लिया है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन लिया है, तो उनकी अशुद्धियाँ तो रहेंगी ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर H2SO4 है, इसको मैंने पहले यानी फर्स्ट टब में डाला है। फर्स्ट टब में मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ, कोई कुछ गर्म गैसें प्रवाहित कर रहा हूँ, तो यहाँ पर गर्म गैसें की मात्रा कम रहेगी, ये कम गर्म होगा, लेकिन क्या होगा, कुछ मात्रा में जो हमारा बेस्ट गैसेस के रूप में हमने कहा SO2, O2, NO2, NO, ये सब क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। लेकिन जब इसमें से गिरकर इसमें आएगा, भाई एक साथ तो ये भर नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा भरेगा, थोड़ा, तब ज़्यादा होगा। तो थोड़ा भरेगा तो क्या होगा, इसमें H2SO4 क्या हो जाएगा, इसकी अपेक्षा ज़्यादा सांद्र हो जाएगा यहाँ पर इसमें उपस्थित। जब इसमें से, भाई सब टब कैसे हैं, गर्म हो गए हैं, किसकी वजह से, गर्म गैस की वजह से। बस ध्यान ये रखना कि ये ज़्यादा गर्म है और ये कम गर्म है, जो दूर है वो कम गर्म होगा, जो पास है ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा इसके अपेक्षा ज़्यादा गर्म है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कंसनट्रेट हुआ इसके अपेक्षा, फिर इसमें से गिरेगा किसमें, इसमें थोड़ा कर पूरा भरेगा। तो जैसे जैसे गिरता जाएगा वैसे वैसे वो शुद्ध होता भी जाएगा, जैसे जैसे गिरता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, यार शांत, शुद्ध की बात नहीं करें, शांत होता जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा। कंसनट्रेट कब होगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो इन सब को ना कहकर हम कह सकते हैं H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। कुल मिलाकर वाष्प के रूप में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। भाई कंसनट्रेट का मतलब होता है कि 100% उपस्थित हो, और डाइल्यूट का मतलब होता है कि 100 माइनस कुछ हो। जैसे कि 100% होता है तो 80% आपका H2SO4 हो गया, 20% क्या हो गया, H2O हो गया, ये H2SO4 हो गया,
यहाँ पर पूरा H2SO4 है तो ये पूरा कंसनट्रेट हो गया, लेकिन यहाँ पर 20% H2O है तो H2O को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। H2O को क्या कर रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब इसमें से इसमें आएंगे तो और हमारा सांद्र हो जाएगा H2SO4, इसमें से इसमें आएंगे तो सबसे ज़्यादा सांद्र कहाँ पर मिलेगा, लास्ट वाले में। प्रथम यहाँ पर, लास्ट यहाँ पर, तो लास्ट वाले में हमको क्या हो जाएगा, अत्यधिक कंसनट्रेट, बहुत ही कंसनट्रेट हमें H2SO4 मिलेगा। इसमें कहा गया है कि लगभग 99%, यानी कि जो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर 99% हमें सांद्र H2SO4 मिलता है। ध्यान रखिएगा, कंसनट्रेट H2SO4 की बात किया गया है। H2SO4 जो होता है अगर हाथ पर गिर जाए तो हाथ की चमड़ी गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर सांद्र की 99% कहा गया। फिर भी क्या कहा गया, 99% क्या है, H2SO4 है, बट 1% अभी भी क्या उपस्थित है, H2O। अब उस 1% H2O जो उपस्थित है वो तो जाएगा ही, अगर ले जाना चाहेंगे तो जाएगा, नहीं ले जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा। फिलहाल तो जाएगा नहीं, 1% तो रह ही जाता है। वो अगर कैसे भी छोड़ दीजिएगा, ये तो केमिकल वाले हैं, अब किसी न किसी प्रोसेस तो 1% तो रह ही जाएगा, जाएगा नहीं 1%, तो इतना होता है। फिर से समझिएगा, एक हम टब लेते हैं, उसे सीढ़ीदार के रूप में रख देते हैं। पहले टब में H2SO4 गिराते हैं, नीचे से गर्म गैस से प्रवाहित करते हैं, सब टब क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ऊपर से H2SO4 प्रवाहित करते हैं। H2SO4 इसमें भरेगा, कुछ मात्रा में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, ऐसे छठे में आते आते क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और सांद्र हमको H2SO4 मिल जाएगा। ये रही प्रोसेस। आगे जो है गिलियार्ड विधि, उसको समझेंगे। अगर थक गए हों तो एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, जाइए, घूम कर आइए, टहल कर आइए, पानी पी कर आइए, फिर आइएगा, फिर पढ़िएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे सामने तो कोई स्टूडेंट है नहीं, ये तो जानते ही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे सामने कोई स्टूडेंट है नहीं, मुझे वीडियो बनाना है, मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप थक गए हैं तो जाइए, घूम कर आइए, फिर पढ़िए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं गिलियार्ड विधि की। जो गिलियार्ड विधि है, गिलियार्ड विधि, इसमें एक फिगर होता है, थोड़ा सा फिगर को ध्यान रखेंगे। जैसे हमने बात किया था ना, वो क्या कहते हैं, वात्या भट्ठी की बात किया था, तो ठीक वात्या भट्ठी के समान एक फिगर होगा, एक भट्ठी होगी। तो ऐसे कुछ भट्टियाँ हम बनाएंगे, छोटी सी बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक भट्ठी लगी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से भी हम जोड़ेंगे थोड़ा सा, रहने दीजिए जोड़ने के लिए, कोई बात नहीं है, यहीं से जोड़ते हैं। देखिए, ये है एक बर्नर, क्या है, बर्नर है, बर्नर है, और यहाँ पर लगा होगा स्टोरेज टैंक, ठीक है, दो चीज़ हो गया। ऊपर से हम गिरा रहे हैं H2SO4, लेड चैम्बर है, लेड चैम्बर वाला H2SO4 गिरा रहे हैं, किस रूप में, फवारे के रूप में, ठीक है। ये चीज़ बर्नर से हम सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को प्रवाहित कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रवाहित कर रहे हैं, साथ में इसमें मिला होगा कोक, हॉट एयर, यानी कोक मतलब कोयला। बर्नर जलाएंगे भाई, जलाएंगे तो कुछ तो जलेगा ना, जलाने के लिए तो चाहिए, खाना बनाना है हमको तो गैस तो चाहिए ही ना, मिट्टी के चूल्हे पे बना रहे हैं तो लकड़ी तो चाहिए ही ना, अगर ईंधन नहीं होगा तो हम भोजन कैसे बनाएंगे। तो वैसे यहाँ भी है, अगर मुझे चूल्हा जलाना है, बर्नर को जलाना है तो मुझे ईंधन चाहिए, तो ईंधन में हम क्या ले रहे हैं, कोक यानी कि कार्बन मतलब कोयला ले रहे हैं, जला रहे हैं, जलाने के पश्चात यहाँ से निकल रही है क्या, हॉट गैस, गर्म गैस निकल रही है, और गर्म गैस क्या कर रही है, ऊपर से आने वाले फवारे के रूप में H2SO4 में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होंगी उनको वाष्प के रूप में क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा, क्या करेगा, वाष्प के रूप में। अब यहाँ पर कहीं से भी दिखा दीजिए, थोड़ा सा छिद्र कर दीजिए, वाष्प के रूप में H2O को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। फिर से समझिएगा, ऊपर से एक विधि है, ऊपर से H2SO4 को फवारे के रूप में गिराते हैं, नीचे से गर्म गैस प्रवाहित करते हैं,
गर्म गैस क्या होती है, H2SO4 में उपस्थित वाटर की कमी नमी को बाहर निकाल देता है और जिससे हमें क्या होता है 95% प्योर H2SO4 क्या होता है, प्राप्त होता है। ये था H2SO4 का प्राप्त होना। अब है शोधन। थोड़ा सा शोधन के बारे में बात कर लेंगे, थोड़ा सा है, छोटा सा है, बाकी नेक्स्ट हम जो बाद में पढ़ेंगे। तो शोधन कैसा होता है, शोधन सिंपल से इतना जानिए कि जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ है इसमें से H2 तो रिमूव हो गया, तो हेडिंग डालेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ H2SO4। भाई सिंपल सा, बहुत फास्ट डालिएगा। H2SO4 का क्या होना है, प्यूरिफिकेशन होना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ H2SO4। हेडिंग ऐसी होती है, मैंने उल्टा लिखा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ H2SO4। इसमें क्या होगा कि H2SO4 जो है उस H2SO4 के फॉर्मेशन में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग हुआ था, ऑक्सीजन का प्रयोग होता, NO2 का प्रयोग होता, NO प्रयोग होता। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि लेड चैम्बर द्वारा जो हम अम्ल प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की औषधियाँ होती हैं। इसमें अम्ल को तनु करके, पहले सबसे पहले अम्ल को जल से क्या करते हैं, तनु कर लेते हैं, फिर से हम तनु कर लेंगे, मतलब वाटर को मिला देंगे, क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। फिर लेड सल्फेट क्या होता है, सबसे पहले अवक्षेपित हो जाता है। भाई सिंपल सा, लेड सल्फेट कुछ मात्रा में यहाँ पर PbSO4 उपस्थित होता है। क्यों 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 कहाँ से आता है, ये चीज़ हमने बताया नहीं आपको। ये आता है आपका लेड चैम्बर से। लेड चैम्बर जो होता है वो बना होता है लेड का, किसके बना होता है, लेड की चादर का बना होता है। लेड की चादर जो होता है ये ऐसे बना होता है लेड की चादर से, और इसको क्या करते हैं, लकड़ी के बॉक्स से हम ढके रहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लेड जो रहता है वो कहाँ से मिलता है, लेड चैम्बर से मिलता है। तो कुछ मात्रा में जो यहाँ पर लेड उपस्थित होता है वो किस में बदल जाता है, लेड सल्फेट में अवक्षेपित हो जाता है। शेष यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ है उसे छान कर अलग कर लेते हैं। छाने तम्ल में हाइड्रोजन गैस जो में, अब यहाँ पर जैसे सल्फर डाइऑक्साइड था, यहाँ पर हमको मिला था कि Pb मिल गया था, तो इसको क्या कर लेंगे, छान कर अलग कर लेंगे। SO4 अगर ये सांद्र नहीं होगा, कंसनट्रेट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, H2SO4 को फिर से हम H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे और हमें कंसनट्रेट H2SO4 यानी शुद्ध H2SO4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि H2SO4 का निर्माण कैसे हुआ, लेड कक्ष के विद्युत के द्वारा, और शोधन कैसे हुआ, कंसंट्रेशन कैसे हुआ। कंसंट्रेशन हमने किया किसके द्वारा, एक पढ़ा हमने कास्केड विधि, दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि उसमें जो होता है गिलियार्ड विधि, और तीसरा स्टेप हमने ये पढ़ा कि इसका शोधन कैसे करेंगे। तो आज तक इतना ही रहा। अगले आने वाले लेक्चर्स में हम आपको पढ़ाएंगे कि संपर्क विधि क्या होती है, और संपर्क विधि के द्वारा हम जो हमारा H2SO4 है उसको हम शुद्ध कैसे करते हैं, या H2SO4 का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमारा लेक्चर्स आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।